नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। ये टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो ये चौथा वीडियो है, हम कुल ये पांचवा वीडियो रहेगा। हम कुल 4 वीडियो कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी जाएगी और डेली के डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम आज 161 से लेके 200 तक क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला 300 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का ही उसमें प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 343 के 2 खंड हैं। अनुच्छेद 343 एक कहता है कि जो राजभाषा, जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। और अनुच्छेद 343 के 2 खंड है, तो एक पहले खंड में तो ये हो गया और दूसरे खंड में अनुच्छेद 343(2) में यह बताया गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक और संघ की जो भाषा है जो उसमें अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन करके अब ये आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अंग्रेजी की भाषा का प्रावधान और हिंदी भाषा का राजभाषा में दोनों का प्रावधान है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 162, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं हम? लिपि कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 164, विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियां हैं। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियां हैं, तो सबसे पुरानी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? किस भाषा की लिपि ब्राह्मणी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? तो कौन सी भाषा की लिपि है? वो कन्नड़ भाषा की लिपि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कन्नड़। आंसर इसका हो जाएगा ए कन्नड़। कन्नड़ की जो लिपि का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि के विकास दक्षिणी प्रकारों से हुआ है और ये कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा, कर्नाटक की राजभाषा है। कर्नाटक की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 166, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये गुरुमुखी जो है वो पंजाबी की है। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी की थी। इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा। डी वाला आंसर हो जाएगा। डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 111 है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी की लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ये यूपी SSST में पूछा गया क्वेश्चन है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग
गुजरात में हुआ। जरा टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग था वो गुजरात में किया गया था, गुजरात में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 172, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा है जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी नागरी, जो हिंदी नागरी उसको देवनागरी ही कहते हैं, इसी लिपि में लिखी जाती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, नागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी को नागरी ही कहती हैं। और देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 174, नागरी लिपि का दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? जो नागरी लिपि है उसे दक्षिण में हम कहते हैं नंदी नागरी। नंदी नागरी, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है, इनमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि के क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सत्य नहीं है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ना कि दाएं से बाएं। 176 क्वेश्चन नंबर, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी से माना जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी जो विकसित हुई है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसमें प्रचलित लिपियां हैं रोमन, अरबी, चीनी आदि, ये उसकी प्रचलित लिपियां। 177 प्रश्न संख्या, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 178 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? इनमें जैसे उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, सही है। इनमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है, ऐसा नहीं है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। 179, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक, बी वाला आंसर सही है। अक्षर दिए गए हैं उनसे लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी जो लिपि है वो अक्षरात्मक रूप में लिखी जाती है। अक्षर हैं का, खा, गा, गा, ये सब देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो हम बता दें, चौथी और पाँचवीं सदी में जो गुप्त लिपि और गुप्त लिपि में छठी सदी और कुटिल लिपि विकसित हुई है। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा कुटिल लिपि। प्राचीन देवनागरी जो लिपि का विकास हुआ है वो कुटिल लिपि से हुआ है। अब इसको पहले देवनागरी नागरी करते थे, अब प्राचीन नागरी कहते हैं। अब देवनागरी नागरी या प्राचीन नागरी भी इसको कहते हैं। इसका जो विकास हुआ है वो कुटिल लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 181, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक से। क्वेश्चन नंबर 181, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन था? काका कालेलकर। काका कालेलकर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। काका कालेलकर इसके जो समिति के संयोजक थे। क्वेश्चन नंबर 182, किस विद्वान ने नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान के
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। पीजीटी 2009, टीजीटी 2010। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 183, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? देवनागरी के आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? जो 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वो काका कालेलकर जी ने दिया था। किसने दिया था? काका कालेलकर जी ने दिया था। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 185, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि में सुधार समिति के अध्यक्ष। सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य डॉक्टर नरेंद्र देव। नरेंद्र देव, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन? तो जो पंजाबी की लिपि है वो गुरुमुखी है, और ये रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा है, फारसी की उर्दू भाषा है, और देवनागरी है हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जयभट्ट की शिलालेखों में। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, जयभट्ट की शिलालेखों में। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर या 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार की गठित लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, वो तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, और कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों में 5 उपभाषाओं में बांटा गया, जिसमें पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है ब्रज, खड़ी, बांगुरी, बुंदेली और कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी, पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली, कोहनी। तो हमारी ये जो उप बोलियां हैं वो कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली वाली स्थानीय भाषा है वो बोली है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तरित होता है, मिस उपभाषा कहेंगे तो ज़्यादा क्षेत्र में वो बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 191, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो वो साहित्य की रचना पर वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है उपभाषा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी भाषा का कितनी विख्यात बोलियां हैं?
हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। वो कौन कौन सी है? 5 विख्यात बोलियां हैं। 5 जो विख्यात बोलियां हैं जो वो है बुंदेली, खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी। ये जो 5 वाक्य हैं फिर से देखते हैं। बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी, ये 5 भाषाएं वो विख्यात बोलियां हैं। ये जो 5 बोलियां हैं वो विख्यात बोलियां हैं। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, ब्रज और भोजपुरी। तो मेवाती है वो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है, और बाकी बची हुई भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। जो गलत है वही सही है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो जो अरबी है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। अरबी है जो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, ये समी भाषा के अंतर्गत आती है। और संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, फारसी है, यूनानी है, लैटिन है, ये विश्व प्रसिद्ध भाषाएं ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, अरबी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? निम्नलिखित कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? जो जयपुरी है वो राजस्थान की बोली है, ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगुरी, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। बांगुरी, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसमें आंसर सही हो जाते हैं 2। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा बुंदेली और कन्नौजी दोनों हो जाएंगे। बुंदेली और कन्नौजी दोनों जो भाषाएं हैं, दोनों जो बोलियां हैं वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। जैसे क्षेत्र हो गया, जैसे कन्नौजी बोली फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया के आसपास के क्षेत्र हैं, और बुंदेली हैं झारखंड, जालौन, हमीरपुर, बांदा के आसपास के क्षेत्र के बोले जाते हैं। तो ये जो जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। तो सी वाला भी आंसर सही है, इसमें डी वाला आंसर भी सही है। बनारसी किसकी उपबोली है? 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 जो बनारसी है वो भोजपुरी की उपबोली है, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे किसकी बोली है वो, ये सारे आंसर सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो भोजपुरी की ये बनारसी है, भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है, ये भोजपुरी, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये भोजपुरी है जो वो बनारसी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर है अगला, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है वो लल्लू लाल को है। किसका है? ये लल्लू लाल की है को है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सागर, प्रेम सागर की जो प्रमुख रचना है वो लल्लू लाल है। लल्लू लाल की जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सागर है। लल्लू लाल ने ही प्रेम सागर की रचना की है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विभाषा में क्या मिल सकती है? विभाषा में साहित्य रचनाएं मिल सकती हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज 40 हमने क्वेश्चन किए, 40 ही क्वेश्चन इसके और बचे हैं, जिसमें साहित्य रचना से संबंधित सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई, एमपीएसआई या अन्य कोई साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज इसमें समाप्त हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन की एक वीडियो और होके फिर हम शुरू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में टीजीटी, पीजीटी में जो पूछे गए क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, वो वाले करेंगे। थैंक यू।